अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन यूसुफ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईवान सदर और ईवान इलेक्शन को यानी कि इलेक्शन कमीशन को कवर करती हैं। और उनके साथ हमारे ख़ास मेहमान रज़ा रूमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। रज़ा रूमी साहब, आज कल बड़ी अफवाहें गर्म हैं, इलेक्शंस की ख़बरें भी आ रही हैं और उसकी तारीख़ के हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं और इत्तलात ये हैं कि शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन हो जाए। और इस हवाले से तो हम नौशीन यूसुफ साहिबा से पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। नौशीन, क्या इत्तलात हैं? कोई अब से कुछ देर पहले की खबरें आ रही हैं कि शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोई इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। और ये हमें जहन में रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर की पाकिस्तान वापसी की तारीख दी है, तो ये तो एग्जैक्टली 3 मंथ्स बनते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो मेन चीज है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तो हल्का बंदियों में मसरूफ है। और अगर आप शेड्यूल देखें तो हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है, अब आपको पता है कि 30 नवंबर को उन्होंने उसकी फाइनल अनाउंसमेंट कर देनी है, मतलब हतमी हल्का बंदियां हो जानी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इज फुली कमिटेड, उनकी तैयारियां भी भरपूर तरीके से जारी हैं इलेक्शन के लिए। और जो शेड्यूल बनता है 54 डेज का तकाजा है, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में जिससे भी हमारी बात हुई उनको मुताबिक 30 नवंबर के बाद 54 डेज के अंदर, यानी कि जनवरी का लास्ट वीक बनता है, 24 जनवरी, 24 जनवरी भी हो सकती है, 28 जनवरी भी। ये 54 डेज का एक स्पैन है जिसको वो लेना चाहती हैं, जिसके बाद फौरी तौर पे 54 डेज के बाद इलेक्शन कमीशन जो है जो है इलेक्शन डेट दे देगा। तो अब इस हिसाब से आप देखें कि अभी क्योंकि हल्का बंदियां जारी हैं और आपको पता है कि इब्तदाई हल्का बंदियां जो है वो उनकी शायद 27 सितंबर को होने वाली है, जिसके बाद इसकी हियरिंग होगी, एतराजात होंगे। तो आप देख लें कि इनके पास ये टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास, जिसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो है शेड्यूल वो अनाउंस कर देगा। उसके बाद इख्तियार है। और यही भी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज जो मुख्तलिफ आई थी जिनसे उन्होंने आरा ली थी, उसके मुताबिक सारे मुल्क का इलेक्शन एक ही दिन हो, तो उसके मुताबिक चारों सूबाई असेंबलियों और जो कौमी असेंबली है उनका तो बन रहा है कि जनवरी की लास्ट वीक या फरवरी के स्टार्ट, मैक्सिमम मतलब लेट भी हो गया तो फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है कि वो इलेक्शंस करा देगा। जिसके लिए आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन अपना नया सॉफ्टवेयर भी उन्होंने तो नौशीन, ये जो इलेक्शन की तारीख है, ये हल्का बंदियों की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर के बाद मंजर आम पे लाई जाएगी या पहले भी उसका ऐलान हो सकता है? इलेक्शन कमीशन से जो हमारी जो लोगों से बात हुई, बहुत ही कम इम्कान है कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन लाए, क्योंकि अगर उसने लानी होती तो वो पहले ही अनाउंस कर चुका होता, जितना उसके ऊपर प्रेशर है। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बाय बुक्स इस वक्त चल रहा है, हल्का बंदियां मुकम्मल कर रहा है। आपको पता है हल्का बंदियों का काम जो काफी पेचीदा होता है वो मुकम्मल कर रहा है। और उसके बाद 54 डेज के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन तैयारियां भी हो रही है, मॉनिटरिंग सेल्स बने, इलेक्शन कमीशन काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी इस दफा इलेक्शन में मुतारिफ करा रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग भी लोकल बॉडीज इलेक्शन और इधर उधर छोटे छोटे पैमानों पर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो फिर यही है नौशीन के कम से कम सरकारी तौर पर न सही मगर ज़राए के ज़रिए ये ज़रूर तासुर दिया जा रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक होंगे। और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की जो वापसी की तारीख आई है, तो नौशीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने साफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि रज़ा रूमी, आप क्या समझते हैं कि एक तो नवाज शरीफ की जो वापसी की तारीख आई है और अब जैसे कि नौशीन ने भी कहा कि 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी तो 54 दिन उसमें अगर हम शामिल करें तो ये 24 जनवरी को बनती है 54 दिन इलेक्शन की तारीख और चारों सूबों में। तो अब कम से कम वो जो इबाहम था कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं, वो इबाहम तो कम से कम अब ख़त्म हो गया है। क्या कहते हैं आप? देखिए, इबाहम तो ख़त्म अब उस वक्त होगा जब हतमी तौर के ऊपर एक इलेक्शन का शेड्यूल सामने आएगा। अभी तक चूंकि वो नहीं सामने आया, इसलिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चमगोइयाँ हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। बहुत से लोग पहले कहते रहे कि जी शायद इलेक्शंस ना हो या मज़ीद आगे हो जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगरचे कि मेरी ज़ाती राय ये है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बेजा और गैर ज़रूरी इल्तवा जो है वो उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इजाज़त नहीं देगी। और अगर ये करना पड़ेगा तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स लेने होंगे।
मार्शल लॉ जैसा पूरा दोबारा से माहौल क्रिएट करना होगा, तो फिर कहीं जाके ये मामला होगा। इसलिए गिवन दी सर्कमस्टांसेस तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे, और लेकिन बहुत से सवालात अभी बाकी हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, क्या वो फेयरनेस होगी, क्या पीटीआई को मुकम्मल इजाज़त मिलेगी, क्या इमरान खान साहब जेल में ही होंगे, वो कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे कि नहीं, ये सारे सवालात अभी इस वक्त सामने हैं। और देखिए, कोई भी इलेक्शन जो है किसी एक बड़ी पार्टी के बगैर हो, जैसे 2018 में हमने देखा था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से हथकंडों से बाहर रखा गया था या उस पर दबाव डाला गया था, तो हम उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठ जाते हैं मतीउल्लाह जान साहब। और यही मुझे खदशा है कि जो 2024 का जो इलेक्शन है जिसका भी तस्करा हो रहा था, कहीं वो भी उसी जो है इंजीनियरिंग की नजर ना हो जाए। जी ठीक है, एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हैं। एजाज सैयद साहब, ये जो खबरें अब चल रही हैं कि ये 30 नवंबर को जब हल्का बंदी का अमल पूरा हो जाएगा तो फिर 54 दिन के बाद 24 जनवरी की एक तारीख आ रही है, और ज़राए भी कह रहे हैं कि शायद वही तारीख, उसी का ऐलान किया जाए। तो आप नहीं समझते कि, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप कम से कम इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से तो इबाम ख़त्म हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी 21 अक्टूबर की तारीख दे दी है, अब 15 से बदल के 21 से भी अगर बदलेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा। बात यह है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है एक आइनी इदारा है, और उसने आइन के मुताबिक अगर ये शेड्यूल दे रहा है तो इबाम तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप तो बात इस लेकिन वो शेड्यूल दे नहीं रहा क्योंकि ज़राए से आ रही है, अभी तक तो उन्होंने कहा ही नहीं है। नहीं, शेड्यूल बनता वही है जो आप बता रहे हैं, 24 जनवरी तक बनता है। अच्छा, बनता तो वही है शेड्यूल, लेकिन मसला ये है कि आप तो इतनी सादगी से सवाल कर रहे हैं कि जरा पाकिस्तान में सारे काम आइन के मुताबिक होते हैं। अच्छा नहीं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अगर नहीं होते तो नहीं, मतलब नहीं होते, आपको भी पता है कि नहीं होते। अनफॉर्चुनेट बात तो ये है ना कि आइन के मुताबिक काम नहीं होता। तो क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या मतीउल्लाह, डबल इस वक्त सिचुएशन है, बड़ी दो मुख्तलिफ वाइब्स आ रही हैं। दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लगता है कि इलेक्शन होंगे। एक है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में आना, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक पूरा बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो एक सिंबॉलिक स्टैंस रहा है, वो क्या करते हैं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन एक बैकग्राउंड है उनका पूरा। एक तो उनका आना बताता है कि इलेक्शन शायद होंगे, और जो हुकूमतें नहीं चाहती कि इलेक्शन ना हो शायद उन्हें पीछे हटना पड़े। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आने का ऐलान किया है 21 अक्टूबर को। तो नवाज शरीफ साहब जो है इतने भोले नहीं हैं, वो बड़ी समझ रखने वाले आदमी हैं। ये पहला इलेक्शन नहीं है उनका, ठीक है, वो थ्रू आउट ये सारे काम करते आए हैं। और ये 21 अक्टूबर भी 3 महीने का टाइम बनता है, 3 महीने 24 जनवरी तक। जी हाँ, तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक तो ये बातें हैं ना कि इलेक्शन की इंगेजमेंट जो है ना, इनिशियल फुट स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं कि जी हो रहा है, बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। दूसरी जो बातें हैं वो ये हैं कि आप देखें कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वाले से खबरें आती रहती हैं, अजीबोगरीब खबरें भी आती रहती हैं। क्या चाहते हैं वैसे? मुझे ये लगता है कि देखें, जिस तरीके से पंजाब में मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपको नज़र आते हैं, टीवी कैमरों में नज़र आते हैं, उनका एक इमेज जो है वो बिल्ड हुआ है, वो काम भी कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा भी नहीं कि वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, और इधर मरकज़ में आए हैं अनवार काकड़ साहब, और अनवार काकड़ साहब आए हैं तो जैसे भी उसकी डिटेल्स क्या हैं वो उन पे नहीं जाएं, तो डॉलर की कीमत थोड़ी सी पीछे आई है। वो काकड़ साहब की वजह से? काकड़ साहब की वजह से नहीं आई। देखिए, ये फेसेस कौन है? हाँ, ये तो फेसेस कौन है? बिल्कुल फेसेस यही है ना, इनके पीछे कौन है? फेसेस तो बहुत बुकिश है और बड़े खूबसूरत हैं। तो इशू ये है कि फेसेस जो हैं, अगर इन फेसेस के साथ जो पूरा पैराफिरनीलिया है वो काम करता है और इन फेसेस को बज़ाहिर कामयाब कर देता है, तो फिर इस बात का ज़्यादा खतरा है कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, इस बात का ज़्यादा खतरा है कि इलेक्शन ना हो। मतलब हो सकता है कि पाकिस्तानी अवाम के काकड़ साहब ही हमारे वज़ीर आज़म। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इस बात का फैसला करना है? 1970 में पाकिस्तानी अवाम ने फैसला किया था कि इक़्तिदार मुंतखब लोगों को कहा तो यही जाएगा ना, कहा जाना एक अलग इशू है। लेकिन ये कौन सा आइनी अरेंजमेंट होगा? आपने खुद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तो उनके होते हुए ये अनवार काकड़ साहब बेशक बलूचिस्तान से हैं, लेकिन वज़ीर आज़म कैसे रह सकते हैं? मतीला, बात यह है कि वो कौन सा आइनी अरेंजमेंट था कि जब ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपने इलेक्शन नहीं करवाए? वो कोई आइनी अरेंजमेंट था ना, बना लिया ना। असल में बंदियाल साहब थे ना,
कमजोरियां थी, मजबूरियां थी। आई एग्री विद यू, लेकिन आपने ये देख लिया सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद थी ना, बाकी जज साहिबान भी मौजूद थे, लाहौर हाई कोर्ट मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा की कोर्ट थी। वो एक वन मैन मामला तो नहीं है, और यहाँ पर भी वन मैन मामला नहीं है। काजी फायज ईसा साहब तो खुद इस बात के हक में है कि जी फुल कोर्ट हो या वो मुशावरत से आगे चले। अगर बाकी साथी इन्हें कह दें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर क्या होगा? बहरहाल आप देखें बाकी साथियों तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और बड़ा मसला जो इस वक्त तमाम सियासी जमातों को दरपेश है, और ये सिर्फ सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान के सियासी अमल और इंतखाबी अमल को भी दरपेश है, और ये है वोटरों की अचानक बढ़ती हुई तादाद। 4 साल में 2 करोड़ से ज़ायद इजाफी वोटर आए हैं, और ज़ाहिर बात है ये वो हैं जिनके शनाख्ती कार्ड अभी बने हैं, और ये वो हैं जो नौजवान हैं, और ये वो हैं जो सोशल मीडिया की जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन बढ़ती हुई नौजवान वोटरों की तादाद के हवाले से हमारी जो रवायती सियासी जमातें और कायदीन हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद रज़ा रूमी से जानेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रज़ा रूमी साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है नौजवान वोटरों का, और जो नए आदाद शुमार आए हैं वो बड़े ही हैरानकुन हैं, और शायद सियासी जमातों के लिए, रवायती सियासी जमातों के लिए परेशान कुन भी हैं। एक जो रिपोर्ट सामने आई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आदाद शुमार जारी किए गए हैं, पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 बरस में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 10 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। तो ये 2 करोड़ 10 लाख अफराद जो हैं ये सारे अभी रजिस्टर हुए हैं पिछले 4 साल में, और यकीनन ये नौजवान हैं, और इनमें 18 साल से 35 साल के दरमियान उम्र वाले नौजवानों की तादाद तकरीबन 5 करोड़ 71 लाख है, जो कि वोट डालने के अहल लोगों का 45% है, जबकि 2018 में ये शरह 43.8% थी। तो रूमी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और शायद ये रवायती सियासी जमातों के लिए ही मुअम्मा नहीं है, बल्कि शायद उन कुव्वतों के लिए भी जो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते नहीं है या होने नहीं देंगे। देखिए, ये उनके लिए भी मुअम्मा है, और जो पुरानी सियासी पार्टियां हैं जो अब बूढ़ी होती जा रही हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं, उनकी सियासत स्टक है 70s, 80s, 90s के दौर में। वो उसी तरीके से वही तर्ज सियासत है, वही उनके बयानिए हैं। जबकि आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसने बड़ी महारत से सोशल मीडिया के ज़रिए ना सिर्फ अपने लोगों को अपनी तरफ कायल किया है, रागिब किया है, बल्कि उनकी सारी की सारी सियासत जो है, बल्कि जब वो हुकूमत में भी थे 3.5 पौने 4 साल, तो उनका सारी तवज्जो जो थी वो मीडिया और खुसूसन सोशल मीडिया पे थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो टिकटॉक के ऊपर पीटीआई छाई हुई है सारा वक्त, उनके अगरचे के टेलीविजन के ऊपर जो है ममानियत लगी हुई है, खान साहब जेल में हैं वगैरह वगैरह, लेकिन टिकटॉक के ऊपर वो पीटीआई की जो दौरा है। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यंग वोटर्स को किस तरह, ये जो नए हैं इनको किस तरह रागिब किया जाए पुरानी पार्टीज का। मियाँ साहब आ रहे हैं वापस, उनके पास क्या है इनको बताने के लिए? देखें ना, उनके पास जो कोई इस यूथ को कोई ना कोई तो हमें कुछ होप देनी होगी, कोई एजेंडा लेकर आगे आना होगा, वो इन पार्टीज के पास नहीं है। बदकिस्मती से सिर्फ लैपटॉप तकसीम करने से आपको वोट नहीं मिलते। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगरचे कि ये यंग वोटर्स हैं, हमारे बहुत सारों जो हमारे एनालिस्ट हैं, सर्वेयर्स हैं, उनका ख्याल है कि इनकी अच्छी खासी तादाद पीटीआई सपोर्टर है, लेकिन इलेक्शन के दिन इनको अपने घरों से निकाल कर और पोलिंग स्टेशन तक लाना जो है वो भी एक चैलेंज होगा। और खुसूसन उन हालात में जो कि इस वक्त बने हुए हैं सियासी तौर के ऊपर, और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो नजरबंद हैं, शायद वो कैंपेन में ना हिस्सा ले सकें, उनके केसेस एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी हो रही है।
तो किस हद तक ये उसके काम आएगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये बदलते हुए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साइन भी है, सिंबल भी है, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो इन लोगों से जो इमरान खान साहब ने पिछले 1.5-2 साल में बयानियां दिया है उनको, यंग लोगों को, वो तो कुछ और ही समझते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। तो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट भी इसको डील करेगी, ये सभी के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब मेरे ख्याल में 5th जनरेशन वारफेयर के बाद अब 6th जनरेशन वारफेयर का टाइम आ गया है। ऐसा सही सब आप आपके ख्याल में अब हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी जमातों का ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान बड़ा दिलचस्प आया। उन्होंने भी कहा कि इमरान खान को जेल में डाल देने से मसाइल हल नहीं होंगे। तो हम सुनते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। 16 महीना का साथ गुजारने के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि इस किस्म की शिकायतें आपके सामने रखते। जहां तक नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराजात है वो एक सियासी जमात के हवाले से है। से सब बिलावल भुट्टो जो नून लीग पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इस वक्त जो सियासी हरीफ है वो नून लीग है या तहरीक इंसाफ? क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो ने भी तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ हमदर्दी दिखाई है, तो उसकी वजह ये नए नौजवान वोटर्स तो नहीं है, और शायद बिलावल भुट्टो ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर रेस में नहीं होती तो पीपल पार्टी हाजिर है नौजवानों के लिए? क्या देखिए, ये बिलावल की एक हिकमत अमली है और बड़ी मौसर हिकमत अमली। अगर आप ये देखें कि बिलावल PTI के हक में बात कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें पता है कि PTI के कैंडिडेट तो नहीं होंगे मैदान के अंदर, होंगे भी तो और नहीं अगर होंगे भी तो वो शायद नहीं होंगे तो जो वोटर है PTI का वो डिसअपॉइंटेड है। इलेक्शन के दिन शायद वो वोटर बहुत कम तादाद में बाहर निकले, बहुत कम तादाद में निकले, और ये उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि वो जो वोटर, जो डिसअपॉइंटेड वोटर है, वो जब बैलेट बॉक्स पे जाएगा तो ये सोचेगा कि मैं जीतने जो ऐसी पार्टी को वोट दूं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। अच्छा, अब ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून इस वक्त सारी जमातें वैसे इस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी हैं, लेकिन इत्तेहादी नंबर 1 जो इस्टेब्लिशमेंट का वो मुस्लिम लीग नून है। अब बिलावल साहब में ये तो अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो आके इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, ये तो अखलाकी जुर्रत चाहिए ना। नून लीग में है, PTI वालों का भी अलग मसला है कि वो भी कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, तो ये आपस में एक दूसरे से चोंच लड़ाते हैं। बिलावल साहब को उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है उनको कि देखिए, मैं नून लीग को चैलेंज करूंगा तो शायद जनूबी पंजाब से मुझे कुछ सीटें मिल जाएं, शायद कुछ इजाफी सीटें मुझे पंजाब, वस्ती पंजाब में से मिल जाएं, जो कि नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और आप ये देखें कि बाप पार्टी ये जा रही थी पीपल्स पार्टी में जा रही थी, तो होना ये पीपल्स पार्टी वाले बड़े खुश थे। और ये 2017-16 की अभी की बात मैं बता रहा हूँ, अभी होने जा रही थी। ये निगरान दौरे हुकूमत से थोड़ी देर पहले की बात है। बाप पार्टी के पीपल्स पार्टी से मामला तय थे और पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी, बिलावल साहब बड़े खुश थे, जरदारी साहब बड़े खुश थे। हुआ ये कि बाप पार्टी ने एट द 11th आवर डिसाइड किया कि हम नून लीग में जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको नहीं कुछ कहा। इन्होंने कहा जी देखें ना, नून लीग ने ये सारा काम किया है, नून लीग ने उधर कहा है, वो कफारा, तो इसलिए बाप पार्टी का कफारा बनता भी था। ठीक है, क्योंकि पहले पीपल पार्टी के साथ मिलके उन्होंने जो किया था नून लीग के। लेकिन बाप पार्टी किसके कहने पे आती है, किसके कहने पे जाती है? साहब ने बता दिया जो मास्टर्स जो है, मास्टर्स है, उनके बारे में बिलावल साहब नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। चलें, सही है। अच्छा रूबी साहब, आपके ख्याल में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, क्या इनको सियासी मुखालफिन की तलाश है इलेक्शन में? क्योंकि ये दोनों तो अपनी तकरीरों में इन्होंने PTI को अब तनकीद का निशाना बनाना बज़ाहिर छोड़ दिया है, और ऐसा तासर दिया जा रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ है ही नहीं। तो ये क्या हिकमत अमली है, और क्या इसका कोई फ़ायदा होगा सियासी तौर पर इन दोनों जमातों को? देखिए, पहली तो शायद जो इस वक्त कराइन तो यही बता रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं
और वक्त पे होते हैं तो जाहिर बात है कि पीटीआई को तो इक़्तिदार नहीं मिलेगा। और जो इस वक्त लग रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी, उनकी तैयारी और जो एक वो कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि उनको उनको काफ़ी उम्मीद है कि वो वापस दोबारा से पीएमएलएन या उनकी एक कोलिशन जिसको वो लीड करेंगे, वो इक़्तिदार संभालेंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए अपना जो इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ इंतखाबी मैदान में दिखाई दे रहा है, वो पीएमएलएन ही है। पहली तो ये बात है। और दूसरी बात इसमें जो अहम है वो ये है कि उनका, जैसे अभी एजाज ने भी उसका जिक्र किया, और ये पहले से पुरानी हिकमत अमली रही। अगर आपको याद हो 2011 में जब लाहौर में जलसा हुआ था इमरान खान साहब का पहला, जहां से तब्दीली की हवा चली थी या चलवाई गई थी, तो वो उस वक्त भी कैलकुलेशन यही थी जरदारी साहब की कि अगर नून लीग और पीटीआई आपस में दस्तो गिरबां होंगे तो उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। अब ये जाहिर बात है, वक्त ने तो साबित किया कि वो कयाफा गलत था और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि बहुत से पीपीपी का वोटर जो है वो भी पीटीआई की तरफ चला गया, खुसूसन नौजवान वोटर जो था उस वक्त। और अभी तो आपने नौजवान वोटर्स का मजीद जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जो है ये वहीं से इसके डांडे मिलते हैं, और मुझे नहीं मालूम कि ये कितनी इफेक्टिव होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि बिलावल जो है एक इंडिपेंडेंट लाइन ले रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, और नून लीग के बारे में भी, और पीटीआई के बारे में भी। तो मैं ये एक खुश अफजा और उम्मीद अफजा बात है कि कम से कम एक मेन स्ट्रीम सियासतदान जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, एक गैर एलानिया किस्म का जो है वो एक मार्शल लॉ सूरत हाल है कि हज़ारों लोग पीटीआई के अभी तक बंद हैं। और आपको मालूम है इन बातों का, मैं क्या दोहराऊं। तो उसमें और जो चौधरी परवेज अलाई साहब के साथ हो रहा है वो भी सबके सामने है। वो तो रजा भाई ये भी एजुकेट करें, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं आई वुड लव टू लर्न कि आपने कहा ना कि बिलावल साहब इंडिपेंडेंट वो लाइन ले रहे हैं, जरा मुझे एजुकेट करें कि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कौन सी लाइन ली है, जरा मैं सीखना चाहूंगा, मुझे मेरे इल्म में नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो तो है फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना। मैं ये सिर्फ आपकी बात में ये कर रहा हूँ कि वो तासुर दे, ये बात के वो इंडिपेंडेंट लाइन नहीं ले रहे। मेरा ये पॉइंट है, आपने जो बात की ना कि वो इंडिपेंडेंट लाइन दे रहे हैं, मेरा ये पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट लाइन नहीं ले रहे। अगर वो ले रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं आई वुड लव टू फिक्स माई थिंकिंग। मैं वजाहत कर देता हूं। देखिए एजाज, आपने देखा कि उनकी पार्टी भी शामिल थी न, सब जो कानून साजी हुई और जो ये फौजी अदालतों के ऊपर रेजोल्यूशन आई, और जो कुछ पिछले 12-14 महीने में, खसूसन 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान में तब्दीलियां रूनुमा हुई, उसमें वो बिल्कुल जिसे कहते हैं बिलावल जो हैं वो साथ थे, उनकी पार्टी साथ थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक तासुर जरूर दिया है कि इतनी पकड़ धकड़ और इमरान खान के साथ जो है सलूक, वो मतलब ये कि ये गैर जमहूरी है। और फिर उन्होंने जो आखिरी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी किस तरह का मुल्क और किस तरह की सियासत एक नई जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जहां पे पोलराइजेशन, जाती मखालमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मिलना और म्यूजिकल चेयर्स का गेम है। अब ये ऑप्टिक्स हैं, जाहिर बात है, मैं ये नहीं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है और पार्टी की क्या पॉलिसी है। लेकिन ये बात जरूर है कि जरदारी साहब से वो मुख्तलिफ तासुर जरूर दे रहे हैं। अब आगे आपकी बात में भी वजन है कि वो कब होगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो वक्त ही बताएगा। जी ठीक। रूमी साहब, क्विकली आखिरी सवाल सर, आपने जाना भी है मुझे मालूम है, आप नहीं समझते कि जो सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी वो बुनियादी तौर पे इस वक्त पीटीआई के भूत से लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल पीटीआई के भूत से तो मैं नहीं समझता। मैं उसको वाजे करूंगा, पीटीआई की मकबूलियत जो है शहरी इलाकों में, वो तो है एक मुसल्लमा हकीकत है। और आपको पता है कि जब लीडर जेल में होता है, जब पार्टी के ऊपर इस तरह की जो स्टेट का क्रैकडाउन है, उससे सिंपैथी फैक्टर भी बढ़ता है। पहले जो लोग फेंस पे भी होते हैं, जो डर के भी बैठते हैं, वो बिल्कुल इस वक्त जो भी मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, चाहे वो पोलस्टर्स हों, सर्वेयर्स हों, तज्जियाकार हों, सहाफ़ी हों, यही मालूम होता है। तो यकीनन वो भी खौफजदा हैं। और किसी हद तक मैं ये भी कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट में भी थोड़ी बेचैनी पाई जाती है। इसी वजह से जो इलेक्शन की शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, और एक डिफॉल्ट पोजीशन होती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि भाई इलेक्शन जितना आगे कराओ उतना बेहतर है। बहरहाल जिनका भूत बनाया गया है उनमें तो डेफिनेटली बेचैनी पाई जानी चाहिए।
बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एजाज़ सईद साहब, अगले सेगमेंट में आपसे बड़ी ही एक अहम बात करनी है, और वो है नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम ले लिया है तकरीर में। ये बड़ी अरसे बाद, ये वापसी से पहले फिर कोई ख़ास बयानिया तैयार किया जा रहा है, या वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ठंडा पड़ चुका था उसको फिर से गरमाया जा रहा है? क्या इसमें वो कितने कामयाब होंगे? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे जानते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए। ऐसा से सब, क्या नवाज शरीफ साहब प्लान बी हैं या प्लान ए हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी तो सिर्फ इलेक्शन की हद तक रेलिवेंट होगी ना। मतीला, बात यह है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि एज़ पर टुडे क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे? उस बात का फ़ैसला अदालतों ने करना है, ठीक है, और अदालतों के साथ शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी करना है कि क्या वो नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है अदालतें क्लियर कर देती हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी पख डल जाती है कि कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाता। तो ये अभी टाइम विल टेल कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या इस्टेब्लिशमेंट ने कबूल करती है एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी तक कानूनी तौर पे तो बड़े महफूज लगते हैं, क्योंकि अभी मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं लीगली, बट एनीवे, लेकिन मैं ये बाकी प्रोसीजरल चीज़ें जब देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेट द थिंग हैपन। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इसमें, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि इस रीजन में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो नवाज शरीफ है, ठीक है, रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ साहब बड़ा मैच्योर उनका अंदाज़ है, उनका फोकस थ्रू आउट पंजाब रहा है, उनका फोकस थ्रू आउट इक़्तिदार का हसूल रहा है। वो अपना जो पोस्चर है वो नेशनल और इंटरनेशनल पोस्चर करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो नया बयानिया है कि जी देखें ये जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, खोसा, आसिफ सईद खोसा ये मुजरम है, ये इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। गलत है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें गलत है, ये बातें बिल्कुल ठीक है मतीउल्लाह, लेकिन आप किस मुंह से ये बातें कह रहे हैं कि जब आप जाके अपने पार्टी के लोगों से कुरान पे हलफ लेते हैं और जाके उनको एक्सटेंशन के लिए वोट डाल देते हैं और एक ऐसा कानून डाल देते हैं जिसका हिस्सा आप बने, आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? अगर ये मुजरम थे, ठीक है, जो हम समझते हैं, हमने तो चीज़ें ग्राउंड पे रिपोर्ट की हैं कि हम समझते हैं कि उस वक्त चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ नहीं हो रही थी, लेकिन अगर ये मुजरम थे, आपने उनको वोट दे दिया, आप किस इखलाकी हैसियत क्या है आपकी कि आप ये कहें कि ये मुजरम नहीं है? आपने वोट दे के उनको बरी कर दिया हुआ है। नहीं, नवाज शरीफ ने बरी कर दिया तो आपने भी बरी कर दिया। मैंने तो नहीं बरी किया, मैं तो चाहते हैं कि उनके कोई ना कोई तो एहतसाब होना चाहिए ना। आप ये एहतसाब होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ एहतसाब होना चाहिए, आप ये कहते हैं, आप कटहरे में ना वो बात बताने वाले को ले आते हैं। नहीं, ये ना लाया करें, मैं ये बात करूँ, महसूस मत करें। नहीं, मैं ये देखें हमारी मुश्किल है तो मत कहें। नहीं, मुश्किल बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो है। आप लगता है नवाज शरीफ साहब के बारे में बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। साबिक वजीर आजम कटहरे में नहीं, खड़ा आपने एक दफा आपने ये बात अगर है ना, मुझे तो फिर हर बंदा जो बात कर रहा है उसको कटहरे में होना चाहिए। ये बताएं कि आप क्यों इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब ने ये गलत काम किया था जो एक्सटेंशन को वोट दिया था? मैं तो उस शख्स से कह रहा हूं, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ, आपने कहा कि नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन दे दी इसलिए उनके गुनाह माफ हो गए। नवाज शरीफ ने बरी कर दिया, उन्होंने उनके गुनाह तो माफ नहीं होंगे ना। नवाज यार मुझे से तो कुछ नहीं होगा। एक मिनट, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि इसलिए किसी वजीर आजम ने साहब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। साहब अर्ज करें, एक मिनट देखें ना, आप जो है ना रूल ऑफ द गेम देखें। सही है। रूल ऑफ द गेम क्या है, मकसद क्या है? आपने पावर लेनी थी, आपने उनको उठ के अपनी पूरी पार्टी को कहा, इनकी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ था कि हम एक्सटेंशन को वोट दें या ना दें। इन्होंने उठ के उनको वोट दिया कि आप एक्सटेंशन ले लें, वोट दिया ना, एक्सटेंशन का लाभ बना दिया। पूरी असेंबली उठ के दे, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, ठीक है, नून लीग ने भी वोट दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जुर्मदार कौन है? नवाज शरीफ साहब है। क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि ये नाम ले लेके कहते थे और ठीक कहते थे, कहते ठीक थे, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले अब ये नया बयानिया ये मुझे अब ये बताएं ना, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को तो क्लीन चिट नवाज शरीफ ने दे दी। नवाज शरीफ की अपनी इतनी अब क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो किस मुंह से आप ये बातें कर रहे हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं,
तो अगर नवाज शरीफ भी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी वैसे ही नहीं है, और पीपल्स पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बकौल आपके वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो इसका मतलब है फिर इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं है, ये आप कह रहे हैं। इसके मुतबादिल क्या है, अल्टरनेटिव क्या है? पहली बात तो ये मैंने तो इलेक्शन ही नहीं कराने चाहिए बकौल आपके पे, क्योंकि पीछे कोई रह ही नहीं गया इसका। मैं जवाब देता हूँ। मतीला बात यह है कि मैंने क्रेडिबिलिटी का लफ्ज एक दफा भी नहीं कहा। अच्छा। मैंने कहा कि उनकी इखलाकी पोजीशन नहीं है, जरूरत नहीं है, इखलाकी पोजीशन नहीं है ना। मुझे बता दें अगर ये इखलाकी पोजीशन मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं। ठीक है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाहिए। तो एक मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एक तरफ आप आइन के कस्टोडियन बनते हैं, आप बनते हैं कि जी हम, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इलेक्शन, क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाहिए? इलेक्शन कराएं जरूर, लेकिन इन सियासतदानों को इनका मुंह भी जरूर दिखाएं। बिल्कुल। मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम ये है कि जहां पर ये पॉलिटिशियन गलत करें, हम इन्हें बताएं कि आपने ये गलत काम किया है। मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन इस मुल्क में करवाएं, लेकिन इनको याद कराते रहे, हुजूर आप क्या करते रहे। सही, ये याद कराना इनको बहुत जरूरी है। इस्टेब्लिशमेंट से मुझे बताएं ना कि जब आपको ऑफ एयर कर दिया गया था, जब मतीउल्लाह जान को ऑफ एयर कर दिया गया था, तो नवाज शरीफ साहब ने को कुर्बानी दी थी? नहीं, वो तो खैर उस लेवल की बात ही नहीं है। आप सिंबॉलिक बात कर रहे जर्नलिस्ट ऑफ एयर हो जाए तो नवाज शरीफ को मैं क्यों मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उनका लेवल वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने क्या जर्नलिस्ट को अर्ज ये एक जर्नलिस्ट की बात नहीं, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं कि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर सेंसरशिप हो रही थी, मैंने अपने आप को उस लेवल पे कभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं मतीउल्लाह। अच्छा, आखिर में क्विकली एक सवाल रह जाएगा हमारा। मुझे ये बताएं कि क्या ये जो सियासी जमातें हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है, अगर तहरीक इंसाफ नहीं है, तो क्या वोटरों को बाहर निकाल पाएंगी ये पार्टी? मेरा ख्याल है मतीउल्लाह, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, आप जो मर्जी कह लें, वोट जब होता है तो वोट के लिए लोग निकलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जरूर प्रॉब्लम है कि टर्न आउट कितना होगा, ये दिस इज ए क्वेश्चन। अच्छा, टर्न आउट का हमारे यहाँ लॉ कोई नहीं है, कोई लॉ तो नहीं है ना कि जी इतना टर्न आउट होगा तो इलेक्शन रिजल्ट नहीं होंगे। 2018 में लॉ हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बात का, ये अभी तो शेड्यूल आना है इलेक्शन का। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।